सा ऐसा पहलू है जो एक सिविलाइजेशन या सभ्यता के फलने फूलने में या उसी सभ्यता के अंत या पतन में सबसे ज्यादा योगदान देता है? क्या वो जंग है? क्या वो अर्थव्यवस्था है? या शायद कोई बीमारी? पर किसी भी देश को सुपर पावर बनाने वाला या किसी भी देश को अंधकार के घूंघट में छिपा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पानी। जी हाँ, धरती पर मिलने वाला अमृत। और ये ऐसी चीज या पदार्थ है जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं सोचते, क्योंकि वह रोजाना नल को चलाते हैं और उन्हें बहुत आसानी से पानी मिल जाता है। परंतु यह पानी आपके नल में कैसे आया? यही तो वो सूचक है जो किसी भी देश की उन्नति को दर्शाता है। और सच तो यह है कि हम सब ने अपनी आंखों के सामने पानी के साम्राज्य बनते देखे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किसी जगह पर कोई भी देश बसा हुआ है तो वो उसी जगह पर क्यों है? कुछ ऐसे तथ्य जो लोगों के किसी भी जगह बसने पर निर्धारित करते हैं। वो हैं आने जाने के रास्ते, महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत और जमीन की उपजाऊ शक्ति। पर किसी भी शहर की स्थिति और सफलता तय करने वाला सबसे जरूरी तथ्य है ताजे पानी के आसपास आसानी से मिल जाना। यही कारण है कि दुनिया की लगभग 90% जनसंख्या पानी के स्रोत के 10 किलोमीटर के आसपास ही पाई जाती है। चाहे आज पानी के काफी स्रोत सूखते भी जा रहे हों, पर फिर भी हमें एक क्षण में पता चल जाता है कि यूरोप महाद्वीप के 18 सबसे बड़े शहर पानी के बड़े स्रोत के आसपास ही स्थित हैं। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो यही सबसे नजर आएगा कि पानी बहुत जरूरी है, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मौजूदा इराक में एक यूरुक नाम का शहर हुआ करता था। 3500 BC वर्ष में यह 40,000 नागरिकों वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का आर्थिक और सांस्कृतिक का केंद्र था। यही नहीं, अब तक इसके पानी के स्रोत जो फ्रेडी नदी था ने अपना प्रवाह बदलना शुरू नहीं किया। साल 100 ईसा पूर्व के आसपास इस दरिया ने यूरोप महाद्वीप से दूरी बनाकर बहना शुरू कर दिया और साल 700 ईस्वी तक इस दरिया ने इस महानगर से अपना मुंह ही मोड़ लिया। विधि का विधान तो देखो, आज इस शहर के खंडर आज एक नया दरिया यूफ्रेट्स के बिल्कुल साथ है, जो कि आधुनिक इराक के कई शहरों को ताजा पानी मुहैया करा रहा है। और ऐसी एक कहानी किसी समय के महान मायान साम्राज्य के बारे में लगभग साल 280 से 900 तक भी बताई जा सकती है। मायान देश के लोगों ने एक भव्य सभ्यता जिसके 40 शहर और 20 मिलियन करोड़ लोग शामिल थे की स्थापना की, परंतु फिर युकाटन प्लेट्यू जहां मायान रहते थे सूखे की चपेट में आ गया। अधिकतर इतिहासकारों का यह मानना है कि मायान साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण यही था और पीछे रह गए तो केवल प्राचीन शहर, मंदिर और मजूदे। और इस सब से यही सिद्ध होता है कि सभ्यताओं के पतन या गिरावट का मूल कारण पानी की मौजूदगी का खत्म होना है। फिर चाहे बात हो 1400 ईस्वी के खमेर साम्राज्य की या 30 BCE के प्राचीन मिस्र वासियों की, 1500 ईस्वी के यूरोप के कुछ भागों की, या 1000 साल पहले सबसे बड़े सूखे की जिस वजह से इंसान के अफ्रीका छोड़कर यूरोप और एशिया में जाकर बसना पड़ा। मैं यहाँ यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सभ्यता का उतार चढ़ाव सीधे तौर पर पानी के स्रोत के साथ संबंधित है। पर तभी एक विचित्र बात हुई। जैसे ही इंसानी सभ्यता तकनीकी का विकास हुआ, हमने ताजे पानी तक भी पहुंच लिया और पहुंचने के लिए नए नए तरीके बनाने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जमीन के नीचे वाले पानी तक अपनी पहुंच बनाना। अगर आप देखें तो धरती पर 97% पानी है, परंतु वह खारा पानी है जिसको इंसान पी नहीं सकते। लगभग 2% पृथ्वी का पानी जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है और लगभग केवल 1% पानी ही ताज़ा है जिसको इंसान इस्तेमाल कर सकता है। पर यह भी गुमराह करने वाला गणित है, क्योंकि इस पानी का 30% सतह पर पानी के स्रोत जैसे झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है और 70% धरती के सतह के नीचे है, जिसको हम अंडरग्राउंड पानी भी बोलते हैं। पर बहुत लंबे समय तक इंसान के पास इस पानी को निकालने की कोई तकनीक नहीं था। साल 18,000 BC में लोग छोटे कुओं से भी धरती के नीचे का पानी निकाला करते थे, पर फिर भी ज्यादातर जनसंख्या पानी के लिए पास के किसी दरिया या झील पर ही निर्भर थे। आज की दुनिया में 34 से भी ज्यादा देश और
इलाके हैं जिसमें कोई दरिया नहीं है। ऐसी एक उदाहरण है सऊदी अरेबिया। सच में अगर उपग्रह के दृश्य देखें तो आप तस्वीरों में यह देखेंगे कि इस देश में ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है और ऐसा लगता है कि पूरा देश सिर्फ पर्वतों, रेत के टीलों और रेगिस्तान ही है। येमेन, लीबिया, यूएई और कतार के बारे में भी यही कहा जा सकता है। पर अगर आप जगहों के पास से देखें तो आपको एक चौंका देने वाली चीज दिखेगी, जो कि रेगिस्तान के बीच 4 गोलाकार खेत दिखेंगे। पर यह कैसे हो सकता है जब इन देशों में या आसपास ताजे पानी का कोई स्रोत ही नहीं है? क्या एक देश में उपयोग किए जाने वाला पानी का 90% भाग कृषि कार्यों में काम आता है और 5% घर के कामकाज और औद्योगिक क्रियाओं में और 5% ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक कप बियर बनाने में 74 लीटर पानी और एक कप कॉफी बनाने के लिए 130 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरेबिया के 40% भूमिगत जल विमानों से मिलता है, जिसको पाइप के माध्यम से इंसान द्वारा नियमित खेतों में भेजा जाता है, जिस कारण ही खेती संभव हुई है। परंतु अब स्थिति बदल रही है, क्योंकि वर्षा अक्सर ना होने की वजह से पानी दोबारा मिल नहीं पाता और जल विमानों को इस्तेमाल करने की पानी का सतह 500 फीट नीचे गिर चुका है पिछली 25 सालों में, जिसका अर्थ है सऊदी अरेबिया में बहुत तीव्र गति से पानी खत्म होता जा रहा है। इसका देश के आर्थिक योजना पर भी प्रभाव पड़ा है और देश ने अपने रेगिस्तानों को खेतों में बदलना छोड़ दिया है। पिछले 10 सालों से सऊदी अरेबिया, अमेरिका, अर्जेंटीना और बहुत सी अफ्रीकन देशों में निवेश कर रहा है और व्यापार की डील्स के द्वारा उन देशों में खाद्य पदार्थ उगाकर अपने देश में भेज रहा है, क्योंकि इन देशों में पानी आसानी से मिल रहा है। इसका अर्थ है कि सऊदी अरेबिया ने अपने देशवासियों के पानी मुहैया कराने के लिए दूसरे देशों का भुगतान करना पड़ा है। और यह केवल सऊदी अरेबिया की मुश्किल नहीं, दुनिया भर में कितने ही ऐसे देश हैं जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। जैसे केप टाउन में साल 2015 से ही पानी खत्म होना शुरू हो गया है। इस वजह से पानी की सप्लाई दोबारा करने के लिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और पूरे शहर में गरीबी, महंगाई और खाने की कमी पाई गई, सिर्फ पानी की कमी की वजह से। और ऐसी ही स्थिति दुनिया के कई दूसरे देशों में है, जैसे कि सौ पौला, लंदन, मेलबर्न, जकार्ता, बीजिंग, इस्तांबुल, टोक्यो, बेंगलुरु, मैक्सिको सिटी और दक्षिणी पश्चिम अमेरिका में भी। आने वाले 20 वर्षों में भी पानी की उपलब्धि से भारी गिरावट पाई जा सकती है। हार्वर्ड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मिली अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि अगले 50 सालों में दुनिया भर में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश जैसे चीन, भारत और अमेरिका ऐसे ही जल संकट का सामना कर सकते हैं। और कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी देश या शहर के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं अगर आपको उस देश की जल सप्लाई के बारे में पता हो। जैसे न्यूयॉर्क शहर को पानी 150 किलोमीटर दूर डेलावेयर और कैटस्किल पर्वतों से पाइप के द्वारा मिलता है। बीजिंग, जो दुनिया का सबसे विकसित और धनी जनसंख्या वाला शहर है, 60% पानी भूमिगत जल से प्राप्त कर रहा है। किंतु अब पानी के संकट की वजह से हन रिवर से बीजिंग तक 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन बना रहा है, जो कि $80 बिलियन की लागत से बनेगी और यह राशि 3 गॉर्जियस डैम बनाने में 20 बिलियन ज्यादा है। इसका अर्थ है कि यह इतिहास की सबसे महंगी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से एक होगा। अब एक और मुसीबत यह है कि पानी के संकट का सामना कर रहे देश पानी से बनने वाला भोजन और दूसरे स्रोत की पैदावार पर रोक लगा रहे हैं और पैदावार के लिए उन देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं जिनके पास पानी है। और यह पदार्थ गेहूं, शराब से लेकर रोजाना काम में आने वाले कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि हम अपनी आंखों के सामने पानी के साम्राज्य बनते देखते हैं। असल में गोल्डमैन सैक्स ने तो पानी के आने वाली सदी का पेट्रोलियम कह दिया। अर्थात जैसे पिछली सदी में केवल 12 देशों ने दुनिया के लगभग 200 देशों को तेल मुहैया कराया, उसी प्रकार आने वाले समय में पानी के अमीर देश बड़े आर्थिक खिलाड़ी होंगे। जैसे पिछली सदी के तेल संपन्न देश थे, आज पानी का आयात करने वाले देश जिसमें पानी भी भारी कम है, उनमें नॉर्थ अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, मेक्सिको, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के अधिकतर देश शामिल हैं। और यह सूची में जल्द ही चीन, अमेरिका और भारत शामिल होकर इस सूची को बढ़ा देने वाले।
जिन देशों में नामात्र पानी की कमी है और जो दूसरे देशों की पानी प्रदान कर रहे हैं वह देश है रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, केंद्रीय अफ्रीकी देश और कनाडा, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में पानी की शॉर्टेज को अपने काबू में करने वाले हैं। के अनुसार अन्य देश जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूएस, चाइना, इंडिया के मुकाबले रशिया, ब्राजील और कनाडा में काफ़ी पानी के स्रोत हैं और इस वजह से ये 3 देशों के पानी के अधिकतर स्रोत होने के कारण बाकी देश इन देशों में निवेश करेंगे और पानी के आधार वाले पदार्थ बाकी देशों को बेचेंगे और हमें इसका प्रभाव हमें दिखने भी लग जाएगा। कनाडा ने 2010 से पानी में पैदा होने वाली फसलें जैसे कैनोला, लेंटिल्स, ओट्स और गेहूं का निर्यात 50% अधिक किया है, पर केवल पानी का ज़्यादा मात्रा में होना ही कोई खास आर्थिक लाभ नहीं देता। कई देश गोल्डमैन सैक्स, जेबी मॉर्गन, ड्यूसे बैंक, बार्कलेज बैंक, HSBC आदि बैंकों में निवेश करते हैं और कई और देश ताज़े पानी के स्रोत से लैस हैं। वे साथ साथ पानी की बड़ी कंपनियों में भी निवेश करते हैं और कुछ ऐसे अमीर संख्या हैं जैसे टी बून पिकेंस, जिसने तेल और पैसे के माध्यम से वेस्ट टेक्सास में ताज़े पानी वाली हजारों एकड़ जमीन खरीदी। 2011 में वेस्ट टेक्सास में सूखा क्या पड़ गया कि इन्होंने पानी के इस्तेमाल करने में $103 मिलियन की ज़मीन बेच दी और यह सब पूरी दुनिया में चल रहा है। चाहे अब हर तरफ थोड़ा अंधकार दिख रहा है, पर फिर वहीं इन सब हालात के कुछ समाधान भी सामने आए हैं, जिनमें पानी के संकट से बचने वाला सबसे पहला तरीका है पानी को। अब मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, क्योंकि यह केवल केप टाउन में ही संभव है, जहां पानी के उपयोग पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई और कुछ सालों के अंदर ही इस देश की हालत बेहतर हो गई। दूसरा तरीका है खेतों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, जैसे सिंचाई के लिए खेतों में पानी की बाड़ लगा दी जाती है, जो बिल्कुल गलत है, बल्कि स्प्रिंग क्रॉप्स और उपतीर सतह की सिंचाई जैसे तरीके पानी की बर्बादी को बहुत अच्छे से रोकी जा सकती है। पर यह भी सच है कि यह तरीका बहुत महंगा है। विश्व भर में चल रहे पानी के संकट से डट के लड़ने का एकमात्र तरीका, जिसपे मैं शर्त लगा सकती हूँ, तो वो है इंसान की कोई नई खोज। एरिस्टोटल ने 350 BC वर्ष में मेट्रोलॉजी नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 4 नए विचार पेश किए। 1. पृथ्वी गोल है। दूसरा, पृथ्वी और इसकी विशेषताएं बदलती रहती हैं। तीसरा, हम चीज माने एलिमेंट से बने हैं। चौथा, कुछ ऐसा था जो आज के पानी के संकट का कोई समाधान हो सकता है, जो लगभग हमें 2000 वर्ष बाद आज अपने सामने देख रहे हैं। उसने अपनी किताब में लिखा है कि नमकीन पानी भाप बनने के बाद मीठा हो जाता है और भाप नमकीन पानी में दोबारा परिवर्तित नहीं। उसने यह भी बताया कि नमक के फिल्टर के लिए झिल्ली का काम करने के बाद समुद्र में पानी काफी देर तक डूबे रहने के बाद एक बारीक मोम का बर्तन पीने योग्य पानी पकड़ कर रखता था। यह इतिहास में पहली बार था जहां एक मानव ने अलवीकरण यानी डिसैलिनेशन की प्रक्रिया दर्ज की, जिसका अर्थ है नमक को पानी से बाहर निकालना। इससे अगले 1600 वर्ष बाद सागर बहन समुद्र की यात्रा करने वाले जहाजों में सफलतापूर्ण लवणीकरण के कुछ प्रयोग हुए, अर्थात नाविकों को उनके साथ ताज़ा पानी नहीं ले जाना पड़ा और वह सागर के पानी को पीने लायक बना सकते थे जिस पे वे यात्रा कर रहे थे। पानी को पीने के अलवीकरण के ये तरीके मात्र कुछ दर्जन लोगों के काम आ सकते थे, पर एक पूरे शहर के लिए अलवीकरण प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए बहुत समय, धन और नवीनता चाहिए थी। 1920 से 1950 के दशक में नीदरलैंड, सऊदी अरब, कुवैत और कतार जैसे देशों ने अपने बड़े विलवलीकरण संयंत्र स्थापित किए, जिससे सैकड़ों लोगों को हर रोज पानी मिल सके। और 1950 से लेकर आज तक इस प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। जहां सऊदी अरब में RA के अलखाड़ी जैसे एक संयंत्र से हर दिन लाखों नागरिकों को पानी मिल सकता है, तो फिर ये सवाल है कि
अगर ऐसे प्लांट लगाकर हम पानी के संकट का सामना कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे? इजराइल जैसे कुछ स्थानों पर वे अपने अलवीकरण सेक्टर का विस्तार की आशा यहाँ तक भी कर रहे हैं कि 2050 तक महासागर से लगभग 70% पानी शहर को मिल जाएगा। पर मुश्किल ये है कि इन संयंत्रों में से हर एक को बनाने में लंबा समय लगता है और करोड़ों डॉलर खर्च करना पड़ता है। इसलिए यदि अगले कुछ वर्षों में किसी देश को अधिक ताजे पानी की आवश्यकता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चना पड़ेगा। जल संकट के समाधानों के सभी नए विचारों के बावजूद और आने वाले समय में पानी के अमीर देशों के पास फायदा उठाने और विश्व जल आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा अवसर होगा। तो इस सब पर आपका क्या विचार है? क्या आप समाधान से सहमत हैं? और जल संकट के द्वारा बनाए जाने वाले साम्राज्य के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया ऐसी ही और भी वीडियो